सभी को संघम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। तो आप लोगों ने आज याद किया और आज हमें अपने समन संगी भाइयों से मुलाकात और रूबरू होने का अवसर है। तो मैं आप सभी ने जो अवसर दिया उसके लिए मैं आप सभी को, समन संगियों को साधुवाद करते हुए, जय भीम करते हुए एक पंक्ति के साथ अपनी बातों को आगाज दूंगा कि जिया स्वयं के लिए नहीं जो, जिया स्वयं के लिए नहीं जो, औरों के हित मरना सीखा, दुखिया रे पीड़ित जनमानस, देख के जिसका अंत सीखा। बना वही संविधान निर्माता, बना वही संविधान निर्माता, बहुजन का स्वाभिमान बन गया, क्षमता का आगाज कर वह, क्षमता का आगाज कर वह, बुद्ध धम्म की शान बन गया, बुद्ध धम्म की शान बन गया। तो जिन शख्सियत के बदौलत, महापुरुषों, संतों, गुरुओं के बदौलत हम सभी का अस्तित्व, हम सभी का संरक्षण है, उन सभी को मैं नमन करते हुए आज की जो कॉन्सेप्ट है गोल्डन रूल्स, और उसके साथ साथ कुछ समसामयिक बातें उसके ऊपर बातें रखते हैं। साथियों, हम जिस परंपरा से हैं, जिस समन संघ हैं, और इस समन संघ को चलाने के लिए कुछ अभी हमारे एक समन संघी ने भी इनके ऊपर विचार किया, अपनी बातें रखे हैं। उन्हीं बातों को जोड़ते हुए और कुछ आज के सामयिक बातों को जोड़ते हुए विचारों को रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गोल्डन रूल कहती क्या है, गोल्डन रूल के मायने क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ये क्यों थंब रूल कहा गया। साथियों, किसी भी चीज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, एक प्रोटोकॉल, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बायलॉज की जरूरत होती है। और इसी बायलॉज का ही नाम हमारा यह गोल्डन रूल है। और इस गोल्डन रूल की व्याख्या में जब सबसे पहले आते हैं तो वह आता है केवल समन। साथियों, इस समन संघ की परिकल्पना में केवल समन ही आएंगे। अर्थात समन क्या है, कौन से लोग, किन्हें लोग, कौन से लोग, किस टाइप के लोग, किस विचारधारा के लोग। जब हम इन क्यों, कैसे, कब, किन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इस भारत, इस जम्मू द्वीप, इस भरत खंड की धरती पर, जो हमारा शिगार की धरती पर, इस पंचखंड धरती पर हमारा जो लोगों का जो संस्कृति परंपरा है, सभ्यता, वह दो परंपराओं का सम्मिश्रण रहा है, दो परंपराओं की संघर्ष रहा है। बाबा साहब को संदर्भ में देखते हुए बातें करेंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन इज नथिंग बट इज द क्लैश ऑफ टू सिविलाइजेशन। दो सभ्यता और संस्कृतियों का द्वंद्व है, जिसमें एक बम्मन संस्कृति और एक समन संस्कृति। समन संस्कृति अर्थात समसामयिक समाज की समस्याओं, परिवार की समस्याओं, राष्ट्र की समस्याओं, गण की समस्याओं को समाधान करते हुए समता, स्वतंत्रता, भाईचारे, बंधुत्व और न्याय की परिकल्पना के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों का समूह। और इस व्यवस्था के विपरीत हमारे ही लोगों में, हमारे इसी परंपरा में बमन जिसे कहते हैं, बमन करना। इस बमन से, बमन मतलब उल्टी करना, बमन मतलब उल्टा, बपन मतलब विपरीतार्थक, ओपोजिट। तो समन परंपरा के विपरीत असमानतावादी लोग, विभेदकारी लोग, ये जो आते हैं, जिसे आज हम मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, अलग अलग शब्दों के मायने में संवैधानिक रूप से देखें तो अलग अलग नाम शब्द में आते हैं। साथियों, अर्थात इस समन संघ के वही सदस्य लोग हो सकते हैं जो लोग इस वैचारिकता को मानते हों, इस विचारधारा को स्वीकार करते हो, समता, स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की जो प्रकाष्ठा है वह धर्मनिरपेक्षता, समानता और समाजवाद की परिकल्पना को स्वीकार करने वाले लोग, और इन जो अवधारणाओं को स्वीकार करते हैं, उन सभी लोगों ही इस समन संघ के सदस्य हो सकते हैं। उन्हीं को इस समन संघ से जुड़ने की अनुमति होगी। और जब आगे का है कि चंदा कभी नहीं। साथियों, चंदा एक फंदा है, ऐसे समझे, चंदा एक फंदा है। फंदा क्यों? क्योंकि चंदा की जो लकीर है, चंदा का जो जुड़ाव है, वह व्यक्तियों को जोड़ता नहीं है बल्कि गुलाम बनाने की परंपरा है, वैचारिकता को खत्म करने की परंपरा है। और इसी परंपरा के कारण
संगठन का उद्भव हुआ, इमरजेंस हुआ, जिसके कारण हम सभी समन संघी लोग, हम अपनी परंपरागत मूल्यवासी बहुजन समाज संगठनों में टुकड़े टुकड़े में विभाजित होते रहे। फिर साथियों, क्योंकि जब चंदा की हम बात करते हैं तो चंदा फिर वही पद प्रतिष्ठा, मंच, माला, स्टेज, मुखिया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, ये सारे पोस्ट की, सारे ईगो का, सारे का चीजों का फिर यहीं से प्रादुर्भाव होता है। इसलिए यह नियम बनाया गया है कि चंदा नहीं लेंगे, अर्थात जिसका हम सहारा नहीं लेंगे उसका इशारा नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह सहारा और इशारा ही किसी भी परंपरा को, किसी भी विचारधारा को खत्म करने, नस्ताबहूत करने में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए हम सभी लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने बहुत ही सोच विचार करके इस नियम की परिकल्पना किए, जिसे संघ में चंदा की परंपरा नहीं होगी, कोई नोटबुक नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई ट्रेजर्स नहीं, इन सारे चीजों को झंझटों से जो समाज में एक दूसरे को तोड़ने के काम करता है, एक दूसरे में बेईमानी, एक दूसरे में भ्रष्टाचार, एक दूसरे में आचरणहीनता, अर्थात बहुत सारे अमानवीय गुणों का भी जन्म देता है, तो हम इसमें चंदा की संकल्पनाएं नहीं रखेंगे। यह संघ की विचारधारा। आगे है जाति अभ्यास कभी नहीं। साथियों, इन शब्दों के, इस नियम को बहुत ही प्रासंगिकता है। इस संघ में बहुत लोग इन दुविधा में पड़ते हैं कि आखिर समन संघ जातीय अभ्यास नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है। साथियों, हम सभी का बुनियाद जाति से नहीं है, हम सभी की परंपरा, हम सभी का विचारधारा कदापि जाति से नहीं रही है। तो फिर आखिर हम सभी कौन लोग हैं। हम सभी जब देखेंगे तो गण व्यवस्था के लोग हैं, और गण व्यवस्था के बाद हम सभी जो है फिर वर्ण व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया, और वर्ण व्यवस्था के बाद श्रम विभाजन को आधार मान कर करके इसे ब्राह्मण लोगों ने फिर धीरे धीरे करके गोत्र में विभाजित किए, फिर धीरे धीरे करके अनेक पेशा के आधार पर जातियों का निर्माण किया गया। साथियों, जाति देखा जाए तो जाति एक आभासी दुनिया का नाम है। वस्तु स्थिति में, रियलिटी में देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, इन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन हमें काम करने के आधार पर, लोहार के, बढ़ई के, धोबी के, चांदी के पेशे के आधार पर हम सभी को जातियों में बांट दिया गया, और हमें ये समझने लगे गए कि हमें इन ही टुकड़ों का आधार है। तो साथियों, जाति अभ्यास नहीं करने का आधार है कि हमारी परंपरा में जाति नहीं है। फिर हम जब संघ से जुड़ते हैं तो यहाँ हम जातिवाद नहीं करेंगे। जाति स्वीकार तो करते हैं, लेकिन जातिवाद और जाति स्वीकारना दोनों अलग चीजें हैं। बाद एक विचारधारा का नाम है। बाद में जब आते हैं, बातें करेंगे तो कास्टिज्म जुड़ता है। कास्टिज्म करने से संघ नहीं होता है, बल्कि संघ का टुकड़ीकरण हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, विभाजन होता है, डिवीजन हो जाता है। क्योंकि फिर हम एक मुट्ठी नहीं बनेंगे, एक बंडल नहीं बन पाएंगे, हम एक एक उंगलियों के रूप में, एक एक लकड़ी के गठरों के रूप में टूट जाएंगे। इसीलिए संघ में हम संवैधानिक अधिकारों की तो बात करेंगे, हमारी अपने आरक्षण प्रतिनिधि की तो बात करेंगे, कास्ट के आधार पर जाति का सर्टिफिकेट बनाने की तो बात करेंगे, लेकिन कभी सामूहिक रूप से हम सब कभी भी इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, इन विभेदों को आपस में, समूह में, समुदाय में नहीं रखेंगे। तभी हम सब के बीच में फ्रेटर्निटी, बंधुता, भाईचारे का विकास होगा। इसी कारण हम सभी इन नियमों पर चलने की कोशिश करेंगे। आगे की परिकल्पना है केवल संघवाद। संघ अर्थात यूनिफिकेशन ऑफ पीपुल, बी द पीपुल कहा गया। संघवाद अर्थात यह हमारा किसी जातियों का संगठन नहीं, किसी पेशा का संगठन नहीं, किसी भी लोगों का संगठन नहीं, कर्मचारियों का संगठन नहीं। यह है एक हमारी परंपरा से यह संघवाद अर्थात संघ की विचारधारा ही, संघ की मान्यता ही, संघ के सिद्धांत ही हमारे लिए सर्वोपरि होंगे। अर्थात आप सभी, हम सब जानते हैं कि जब किसी परंपरा में, प्रक्रिया में, जब एक समूह और समुदाय टुकड़े में बंटता है
तब उन टुकड़े से जो निर्माण होता है वह संगठन का निर्माण होता है। और जब संगठन का निर्माण होता है तो वहां फिर रजिस्ट्रेशन की बात आती है, अकाउंट की बात आती है, चंदे की बात, है पद प्रतिष्ठा की बात आती है। यहाँ पर हम सभी सामूहिकता की बात करते हैं, हम सभी यहाँ भाईचारे की बात करते हैं, हम सभी समता की बात करते हैं। अर्थात संघ ही जो ऐसा है कि हमारी विचारधारा को लेकर करके मानवता की रक्षा करे, हमारी परंपराओं की रक्षा करेगा। हम सभी जो मूल्यवासी लोग हैं, हम सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम सभी जो 85% समाज के लोग हैं, वो सभी हम सभी इस विचार से इकट्ठा होंगे। इसलिए हम सभी को केवल संघवाद लाना होगा, संगठनवाद यहाँ नहीं चलेगा, जातिवाद यहाँ नहीं चलेगा। और आगे की जब बात करते हैं तब संघ में पद प्रतिष्ठा मंच और माला नहीं होगी। साथियों, अभी जैसा कि मालूम है कि गोल्डन रूल नंबर 2 जब बात करते हैं चंदा कभी नहीं। जब यहाँ पर संघ में सबको मालूम है कि संघ में कोई भी मंच माला, क्योंकि चंदा नहीं लिया जाता, तब हम किसी का सहारा नहीं लेते हैं, तब हम उसका इशारा भी नहीं सुन पाते हैं। और यही सहारा और इशारा का जो संबंध है, म्यूचुअल रिलेशंस है, वह किसी भी संगठन को बर्बाद करता है। किसी भी लोग भ्रष्टाचार, लोभ, लिप्सा, लालच और फिर पद प्रतिष्ठा का जन्म होता है, विकास होता है। तो यह सोच समझ के बनाई गई है कि हम सभी यहाँ पर न किसी का प्रेसिडेंट हो, चाहे हम किसी भी जनरल सेक्रेटरी है, न कोई ट्रेजरर है, क्योंकि यहाँ जब चंदे की बात नहीं है, तब पोस्ट की बात नहीं है, स्टेटस की बात नहीं है, डेजिग्नेशन की बात नहीं है। तो संघ में हम चाहे आईएएस हो, ऑफिसर्स हो, चपरासी हो, चाहे बेरोजगार हो, रोजगार हो, किसी भी तरह के का कोई लोग हो, हम सभी एक केवल समन संघी होते हैं। हम सभी अपने ऑफिस में अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन समन संघ में हम सभी का कोई ओहदा नहीं है। अर्थात हम सभी एक ही भाई हैं, एक ही लोग हैं, एक ही डीएनए के लोग हैं, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से। तो इस नियम का अर्थ है कि यह कदापि भविष्य में भ्रष्टाचार और विखंडन को यह जन्म देने में असंभव होगा। साथियों, पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण का अर्थ ही होता है किसी भी चीज को कॉरपोरेट कंपनी बना लेना, किसी भी चीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी प्रॉपर्टी का, किसी बिल्डिंग का, किसी एसेट्स का, मोटर गाड़ी का इत्यादि का किया जाता है। लेकिन जब यहाँ चंदा नहीं है और जब यह संगठन नहीं है, क्योंकि यह संघ है, संघ वैचारिकता के आधार पर चलती है, अनुशासन संबंध के आधार पर चलती है, विवेक के आधार पर, सलाह के आधार पर, मशवरा के आधार पर, कंसेंट के आधार पर, तब यहाँ पर कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से आप सभी को मालूम है कि हम सभी की जो पारदर्शिता आपस की है वो भंग होती है। हम कहीं ना कहीं अकाउंटेबल हो जाते हैं, ऑडिटिंग की जरूरत पड़ती है, फिर हम सभी की रिलायबिलिटी, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। जब कुछ सभी को मालूम होगा कि हमारे जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अभी तक देश और दुनिया के ऊपर, हमारे देश समाज के ऊपर राज करते आ रहे हैं, अपनी वैचारिकता के आधार पर, अभी जुड़ाव के आधार पर, तो उनके समानांतर नहीं, बल्कि हम यह कहें यह इसी बुद्ध परंपरा की, इस मूल्यवासी परंपरा की नकल करके उन्होंने इसको स्वीकार किया है। लेकिन हम सभी उनकी परंपराओं को स्वीकार न करके शिक्षा लेंगे, सीखेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा नायाब परंपरा है, आदर्श हमारे नायाब हैं। बुद्ध के सिद्धांत, बाबा साहब के सिद्धांत, फूले के सिद्धांत, कबीर के सिद्धांत, सारे मानव महामानवों के, महापुरुषों के सिद्धांतों के आधार पर यह समन परंपरा हमारी चलती रही है। क्योंकि यह परंपरा आज की नहीं है, सिंधु घाटी के पूर्व की ही हमारी यह परंपरा है। साथियों, आगे जब हम बातें करते हैं तो संघाधिशेष सर्वोपरि सबसे ऊपर होगा। संघाधिशेष, दैट इज द ऑर्डर ऑफ संघ, दैट इज द प्रोटोकॉल ऑफ संघ, दैट इज डिसिप्लिन ऑफ संघ। इसके अनुशासन, इसके नियम, इसके आदेश, इसके शर्तें, यह हम सब के लिए सर्वोपरि होगा। क्योंकि यह संघ व्यक्ति के आदेश से नहीं, व्यक्ति के ऑर्डर से नहीं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव के ऑर्डर से नहीं, बल्कि संघ के जो प्रोटोकॉल है, संघ के जो आचार संहिता है, संघ की जो डिसिप्लिन है,
प्रोटोकॉल है, उन चीजों से हम सभी रेगुलेट होते हैं और भविष्य में भी होंगे। तो हम सभी जो संघ के ऑर्डर होंगे, आदेश हैं, इन सभी को मानना हम सब के लिए बाध्यकारी होगी। आगे जब हम बात करते हैं कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, साथियों, जब हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं तो कई लोगों को यह आभास होगा, खासकर नए लोगों को, कि संघ में राजनीति में नहीं जाएगा। यह ऐसा क्यों कहना पड़ता है? साथियों, राजनीति एक सामूहिक चेतना का नाम है। राजनीतिक एक राष्ट्र की सत्ता, राष्ट्र की व्यवस्था, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संरक्षण और राष्ट्र की व्यवस्था में भागीदारी का नाम है। और इस भागीदारी में संघ अपनी आप को भूमिका को उदासीन रखेगी। साथियों, समझने की कोशिश करें, हम सभी व्यक्तिगत रूप से जो चाहें राजनीति में भागीदारी करें, अन्य जगह जाएं, लेकिन संघ की यह विचारधारा है, सिद्धांत है, मान्यता है कि संघ अपने आप को कदापि एक राजनीति पॉलिटिकल ना तो पार्टी बनाएगी और न ही संघ खुद अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भागीदारी करेगी। साथियों, इसके बहुत सारे मायने हैं। आप सभी जुड़ते रहेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। संघ व्यवस्था परिवर्तन में भागीदारी करेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम सभी राजनीति की तरफ, राजनीति में हमारी हस्तक्षेप होगा, लेकिन संघ के लोग कदापि भी राजनीति में इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम सबकी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी। साथियों, क्योंकि यदि बात यह कहा जाए कि संघ राजनीति में भागीदारी करेंगे तो सामाजिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा एक होते हुए भी आदि राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, राजनीतिक लक्ष्य लोगों की अलग अलग है, तो लोग इस संघ से नहीं जुड़ पाएंगे और जुड़ते ही अपनी राजनीतिक लिप्सा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करेंगे। तो मैं उन वरिष्ठों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन शर्तों पर विचार किए, ताकि हमें संघ को बहुत आगे ले जाना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस व्यवस्था परिवर्तन के जो महान लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के लिए विघटनकारी है जो तत्व है, राजनीति में नहीं जाने का जो शर्त है, यह बहुत ही सामयिक है, प्रासंगिक है, इंपॉर्टेंट है। साथियों, जब हम आगे बात करते हैं कि संघ घातक की वापसी नहीं होगी, जब हम किसी प्रोटोकॉल को, संघ के आदेश को, संघ के अनुशासन को, संघ के नियम को, संघ के रेगुलेशंस को यदि हम वायलेट करते हैं, पालन नहीं कर पाते हैं, तो इस संघ से हम सबका निष्कासन भी हो सकता है, अनुशासनिक कार्रवाई भी हो सकता है। और ऐसे लोग जो संघ के नियमों की अवहेलना करेंगे, बुद्ध की संघ की तरह, तो बुद्ध जिस तरीके से बुद्ध का उस संघ से निष्कासन हुआ था, उसी प्रकार से इस संघ के सदस्यों का, क्योंकि संघ में सदस्य बनाया नहीं जाता, हम सभी संघ के जन्मजात सदस्य हैं। जन्म से ही जो बहुजन समाज मूल निवासी लोग हैं, वह जन्मजात रूप से संघ के सदस्य हैं, लेकिन यदि हम आचरण का, नियम का पालन नहीं करेंगे तो यह संभव है कि हम सबों पर अनुशासनिक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। और इस नियम के तहत जो लोग को निकाला जाएगा, उन लोगों को पुनः संघ में वापसी नहीं होगी। यह गोल्डन रूल का है, नियम के तहत ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। साथियों, आगे जो बातें हैं कि जितने भी हमारे ऊपर के जो नाम हैं, ऊपर के जो रूल्स रेगुलेशंस है, 9 जो नियम है, प्रोटोकॉल है, डिसिप्लिन है, रेगुलेशंस हैं, वह थंब रूल है। यह ना कि कभी भी किसी भी सिचुएशंस में कभी भी इन नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। भले ही यदि जरूरत पड़ेगा भविष्य में, तो समय के काल के अनुसार, देश परिस्थिति के अनुसार, जरूरत के अनुसार हम सभी फिर नए नियमों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इन नियमों को में से किसी भी नियम को डिलीट नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। साथियों, यह रही गोल्डन रूल जो कि संघ को स्थायित्व प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, कुछ आज की जो परिस्थितियां हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए मैं अपनी बातों को कहते हुए संक्षेप में कि आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके के हम सभी आज जो देख पा रहे हैं, यदि बात करें कुछ संदर्भों के साथ,
कि आज हम सभी देखते हैं कि कुछ लोगों का जो है विचारधारा इस परंपरा के प्रति, यह जो समन परंपरा है उनके प्रति, या जो बुद्ध परंपरा है उनके प्रति, कुछ लोग जो ऐसे समझते हैं यह समन संघ हम सभी को बुद्धत्व की ओर, बुद्ध की ओर, बुद्धिज्म की ओर जोड़ने की कोशिश करने जा रहा है। साथियों, यदि आप ऐसा समझने की कोशिश भी करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप कुछ अंशों तक सही समझ पा रहे हैं। साथियों, हम सभी जो मौलिक परंपरा के लोग हैं, हम सभी का जो बौद्ध परंपरा के लोग हैं, हम अपने मूल्यवासी समन संस्कृति के लोग हैं, तो विश्व के स्तर पर आप देखेंगे, विश्व के स्तर पर ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मूलतः हम सभी जिस परंपरा के थे, उस परंपरा पे, उस जड़ों पे पुनः हम सभी लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी जब समझने की कोशिश करेंगे तो यही परंपरा, जिसे बुद्धिज्म कहा गया है, जिसे लोकायत दर्शन कहा गया है, जिसे जैनिज्म कहा गया है, तो उन सारी परंपराओं से हम सब अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी, धीरे धीरे। लेकिन अपने महापुरुषों को, अपने हम जो बुद्ध की परंपरा से साथ साथ लोकायत दर्शन, साथ साथ आजीवक परंपरा में हमारे जब कबीर हैं, रैदास हैं, हमारे फूले हैं, इन सारे को लेकर के छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारे गुरु घासीदास की परंपरा है, सिखों की जो परंपरा है, 10 गुरुओं की परंपरा, ये सारे परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता को देखने की जब हम कोशिश करेंगे तो यह समझ में आएगा कि हम सभी उसी बुद्ध की परंपरा, उसी समन संघ की परंपरा से हैं, और उसी की धारा जो धीरे धीरे बहती हुई आज तक हम सभी पे प्रवाहित हो रही है। साथियों, कुछ बहुत सारे कुछ जो संदर्भों के साथ आज देखने की कोशिश करेंगे, नवरात्रि के विषय में, विजयदशमी के विषय में, धम्म विजयदशमी के संदर्भ में बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके के मन मस्तिष्क में लोगों का हैं। तो थोड़ी सी मैं आपके बीच में 5 मिनट में उन संदर्भों के साथ बात रखने की कोशिश करूंगा कि प्राकृतिक रूप से हम यह समझने की कोशिश करें कि हमारी परंपराओं में 2 काल ऋतुओं को बदलाव के बाद जब ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की समाप्ति होती है, तब हम देखते हैं विंटर सेशन आता है, तो प्राकृतिक में एक बदलाव आता था। आज से नहीं देखेंगे, ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, क्योंकि हम सभी खेतीय थे, हम सभी हमारी कृषक व्यवस्था थे। तो उस व्यवस्था में जब आप देखेंगे कि वर्षोवास की परंपरा आप देखते हैं, जब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, नाग पंचमी के विषय देखते हैं, तब हमारे जो भिक्षु होते थे, हमारे जो लोग होते थे, उन चीजों से निवृत्त होने के बाद साधना में, मेडिटेशन में अपने आप को, जिसे अब तपस्या आज कही गई है, जब पर्व की संबंध में देखेंगे, उत्सव के रूप में आप देखेंगे, यह उत्सव और पव नहीं है, यह पाली भाषा में पव है, पव है, और उसके साथ साथ विरत है, जिसे व्रत कहा गया। विरत का अर्थ है हमारी अंदर मानवीय स्वभाव में कुछ ऐसे ऐसे स्वभाव होते हैं, अहंकार है, चेष्टा है, वासना है, कई तरह करके जो लोग विकृतियां होती है, डिफॉर्मिटी होती है, जो मनुष्य के अनुशासन को डिस्ट्रैक्ट करता है, उन चीजों को साधने के लिए हमारी परंपरा में बुद्ध के काल में जब देखने की कोशिश करेंगे तो यह विरत, जिसे व्रत कहा गया, एक मेडिटेशन का प्रोसेस हुआ करता था, जिसमें आगे जब संदर्भ देखेंगे तो 9 बलों की साधना की परंपरा दिखती है। और जब देखेंगे कि आप जब 10 पारमिताओं की बात करते हैं, उसी समय देखेंगे कि बुद्ध की परंपरा में 10 मार्ग की संकल्पना आती है। साथियों, इन सभी को मैं इंगित कर रहा हूं, विश्लेषणात्मक ढंग से किसी और सेशन में बात करेंगे। आप सभी कोशिश करने की कोशिश करेंगे कि यह जो है 10 हरा शब्द कैसे नाम आ रहा है बुद्धिज्म में, और आज के संदर्भ में फिर धम्म विजयदशमी का नाम कैसे आ रहा है। इन चीजों से जोड़ने की जब कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि बुद्धिज्म की परंपरा में 10 जो हमारा है, जिसे हम मार कहते हैं, वह 10 मार हमारा है। राग है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, मिथ्या है, संदेह है, आलस्य है, उद्वेग है, हिचकिचाहट है, विचारहीनता है। इन सारी चीजों पे विजय पाने की जो प्रक्रिया है, वह हमारे बुद्धिज्म में बाद में तंत्रयानी परंपरा में, वज्रायनी के बाद तंत्रयानी परंपरा में यह मेडिटेशन के फॉर्म में लाया गया, और इसी 10 मार्ग को जीतने की प्रक्रिया को यह कहा गया 10 हरा। 10 मतलब कि 10
प्रवृत्तियों के ऊपर विजय पाना। 10 हमारी आचरण की प्रवृत्तियां जो है, जो हमारे भटकाव लेता है। मार का मतलब ही होता है, बुद्ध के जब संदर्भ देखेंगे, मार मतलब जो चेष्टा, जो प्रवृत्ति, जो एटीट्यूड हमारे सन्मार्ग से, हमारे पंचशील से भटकाव करके कुमार्गगामी बनाता है। तो इन सारी दुष्ट प्रवृत्तियों पर जिस प्रक्रिया के द्वारा विजय पाया गया, उस प्रक्रिया का नाम, उस नाम जब देखते हैं संदर्भ, उसे 10 हरा कहा गया। और जब इसी धम्म की परंपरा को अशोक ने पुनः स्थापित किया, तब आप देखते हैं कि उसे अशोक धम्म विजय दिवस के रूप में मनाया गया। और बाद में जब हम देखते हैं आज के संदर्भ में, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि दुर्गा और महिषासुर का संकल्प, राम और रावण का जो संदर्भ है, इन सारे संदर्भों के जोड़ेंगे तो जब महिषासुर का संदर्भ, दुर्गा का संदर्भ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखने की यह दुखेगा कि हमारे जो लोग थे, हमारे जो बोधिसत्व जो थे, हमारे जो राजा थे, हमारे जो महाराजा लोग थे, उन लोगों पे विजय पाने के लिए, उन लोगों को हराने के लिए, यह ब्राह्मण संस्कृति में, मनुवादी ब्राह्मण संस्कृति में अलग अलग लोगों का नैरेटिव कथानक गढ़ा गया है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब रावण की दहन की बात करते हैं, तब संदर्भ हम देखेंगे इतिहासकारों के अनुसार, तो दिखेगा कि इस रावण के संदर्भ में जो मिलता है, वह देखेंगे कि अशोक के बाद बृहद्रथ की हत्या होती है, और हत्या करने के बाद, उसे जो हत्या करने के बाद जो कहा गया कि अशोक विजयादशमी के बाद इसे जो विजयादशमी के रूप में ब्राह्मणवादी संस्कृति ने हम सबको ऊपर थोपा। साथियों, इसीलिए त्योहार का जो परिकल्पना, नैरेटिव गढ़ा गया, और हम सब स्वीकार कर लिए कि हम सभी जो लोग हैं, विजित लोग हैं, हारे हुए लोग हैं। साथियों, इसीलिए कहा गया है, जिसकी सत्ता होती है उसी का धम्म होता है, उसी की संस्कृति होता है। क्योंकि राजनीति लाठी है और धम्म संस्कृति परंपरा तोप है। तो जिसके हाथ में तोप होता है, वही उसी के हाथ में लाठी छोटी चीज है। तो साथियों, यह जो संदर्भ है, हमको बहुत एक तरीके से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि सारी हमारे परंपराएं, संस्कृति के अंग हमारे ही हैं। और एक यह षड्यंत्र भी हम सबके बीच में है कि हम मेडिटेशन, अब अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति को, अपनी चीजों को हम सभी भूलें, और भूल कर करके हम सभी केवल आलोचना प्रलोचना में लगे रहें, रिसर्च न करें और उसे अपना ना पाएं। साथियों, यह भी षड्यंत्र समझने की जरूरत है। अन्यथा केवल हम सभी त्योहारों, पर्वों को केवल ब्राह्मणवादी कहेंगे, केवल हिंदू संस्कृति के रूप में उल्लंघना करते रहेंगे, तो कदापि हम सभी इस धर्म की परंपरा को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो मैं पुनः पुनः एक निवेदन के साथ कि यदि हम सभी के घरों में यदि हिंदू के देवी देवता भी हैं स्थापित, तो हम अपने वहां पर बुद्ध को स्थापित करें, बाबा साहब को स्थापित करें, फूलों को स्थापित करें, कबीर को स्थापित करें, रैदास को स्थापित करें। जब हमारे यह सारे नायक स्थापित होने लग जाएंगे, तो जो हमारे रिफ्यूजी हैं, तथा कथित काल्पनिक देवी देवता ईश्वर हैं, हमारे घरों से निस्संदेह बाहर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे विचारों में, हम संस्कारों में, आचरण में हम अपनी मूल परंपरा से जुड़ जाएंगे, तो इन चीजों से छुटकारा पाया जाएंगे। तो साथियों, मैं एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं असंभव होता, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को साहस के गतिमान चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात, बाधाओं की क्या बिसात, रुख तूफान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण तो, बदला जाए दृष्टिकोण तो सारा जहां बदल सकता है, जहां बदल सकता है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि करते हुए नमो बुद्धाय, जय।